बोर्ड की जो वीकनेस थी उन्हीं का उनने जवाब दिया था। क्या क्या जवाब थे कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो स्टेबल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, है ना। उनका अपना एक एनर्जी स्टेट होता है, वो एनर्जी स्टेट कुछ खास होता है ना। जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाते हैं तो एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं या एमिट करते हैं। और सबसे अहम पॉइंट कि हर इलेक्ट्रॉन जो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। तो मैं उस चीज को लिख देता हूं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। एंगुलर मोमेंटम मैकेनिक्स का एक टर्म है जो होता है mvr। एंगुलर मोमेंटम का मैथमेटिकल फॉर्मूला आई ओमेगा होता है रोटेशनल मोशन में, या mvr होता है, दोनों ही सही हैं। आई ओमेगा भी होता है भाई, आई को हम mr² लिख दें और ओमेगा को v/r लिख दें तो mvr बन जाता है। तो यार mvr क्वांटाइज्ड होता है, इसका मतलब ये h/2π का कुछ मल्टीपल होता है, और वो मल्टीपल हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी n की वैल्यू हमेशा क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ये n 1.5 नहीं हो सकता, 2.5 या 2.2 ऐसा नहीं हो सकता। तो ये नील्स बोर का मेन मैथमेटिकल फॉर्मूला था। इसको मैं 2 नंबर डाल रहा हूं ये, ठीक है। बस इसके अलावा नील्स बोर का कुछ खास नहीं, इसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है आगे, और कुछ नहीं। तो यार एक बात जो नील्स बोर ने बताई और एक बात जो रदरफोर्ड ने बताई। रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है ना, तो बता यार इस इलेक्ट्रॉन को सेंटर की तरफ बांध के कौन रखता है ना। जिस तरीके से यार मून को ग्रेविटी बांध के रखती है, उसको बाहर नहीं जाने देती, उसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बांध के रखता है। और वही फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी फोर्स देता है। वो जरूरी फोर्स सर्कुलर मोशन में हम पढ़ते हैं किसके बराबर होना चाहिए, हाँ, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल। तो यार इसने ये बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंटीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना, k q1 q2/r। अब यार बार बार मैं लिख रहा हूं, सीधे लिखता हूं, सेंटीपिटल क्या, mv²/r। ये हमारी पहली इक्वेशन है। क्या इन दो इक्वेशन में दो पैरामीटर हैं जो डिफरेंट ऑर्बिट के लिए बदलेंगे? कौन कौन से दो पैरामीटर, r और v। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई नहीं बदल सकता, k कोई नहीं बदल सकता, e नहीं बदल सकता, z अलग अलग एटम के अलग अलग होंगे। मैं बता दूं यार, बोर की जितनी भी थ्योरी है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम नेचर में केवल और केवल एक ही है, कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। लेकिन हम बनाना चाहें तो हर एटम को सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, उसके इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेंगे। यानी हाइड्रोजन, हीलियम में कितने होते हैं, अगर उससे एक निकाल दें तो वो भी हाइड्रोजन लाइक बन जाएगा। लिथियम में कितने होते हैं, 3 होते हैं, उससे 2 निकाल दें तो वो भी हाइड्रोजन लाइक। यानी बोर की पूरी थ्योरी किसके लिए वैलिड है, स्पीसीज नहीं भाई, बोर्स थ्योरी वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स में हाइड्रोजन आएगा प्योर फॉर्म में, हीलियम आएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के तो वो बन जाता है हीलियम प्लस, और क्या आएगा, लिथियम डबल प्लस। तो यार क्या हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बदलने से, यानी एलिमेंट बदलने से क्या बदल जाएगा, Z बदल जाएगा। खैर यार इन दो इक्वेशन की मदद से हम R और V निकालना चाहते हैं, Z पे डिपेंडेंट और N पे डिपेंडेंट। क्या निकालना चाहते हैं, R और V निकालना चाहते हैं, किस पे डिपेंडेंट, Z पे। Z मतलब एलिमेंट बदल गया, N मतलब नंबर बदल गया, और नंबर बदलेगा तो ऑर्बिट बदल जाएगा। इसी नंबर को अब हम ऑर्बिट भी बोलेंगे। ये जो नंबर है इसी को हम ऑर्बिट भी बोलेंगे। नंबर छोटा होगा तो रेडियस भी छोटी होगी, है ना। तो यार ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं और इनकी मदद से हमें R और V के फॉर्मूले लाना है। तो यार फॉर्मूले इतने गंदे हैं कि कोई रटने बैठेगा तो शायद ही, कितने लोग अभी सब लगभग नीट दे चुके हैं,
कितने लोगों का आर और वी का फॉर्मूला याद है, बताएं। अरे वैल्यू वो तो याद कराना ही मुझे, लेकिन वो जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट और हाँ हाँ वो ही मैं पूछ रहा हूं, वो नहीं याद रहता है तो इसको फैक्ट मान लो यार कि नहीं याद रहता, मतलब ये सच्चाई है, नहीं याद रहेगा। लेकिन अगर कभी आ जाए तो हमारे पास कुछ तो हो जिससे हम 30 सेकंड 40 सेकंड बर्बाद करके निकाल सके। तो यार यही है, इन्हीं से आता है वो आर का भी। और तो मैं पूरे स्टेप बता रहा हूं यार। देखो यार आर से आर खत्म कर दिया, एम वी स्क्वायर, अच्छा ये आर मैं इधर पहुंचा दूं, इंटू आर बराबर क्या आ गया, के जेड स्क्वायर, के जेड स्क्वायर। अच्छा एम वी आर कितना है, चलो देखो एम वी आर कितना है, एन एच अपॉन 2 पाई। अच्छा के को भी बहुत गंदा सा भी लिखना है, वो लिखेंगे बाद में। क्या बताओ, एम से एम कट गया, आर से आर कट गया, वी से एक वी कट गया, वी का फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, के ई स्क्वायर अपॉन एन एच 2 पाई आ गया। और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा z है और n है। मैंने यार इन दो चीजों को अलग रखा है, क्यों, यार यही चीजें चेंज होती हैं। अच्छा k क्या होता है, चलो यार अगली लाइन में लिख देता हूं, 2 पाई k होता है 4 पाई एप्सिलॉन h ई स्क्वायर z बाई एन। 2 पाई से ये कट गया तो ये आ गया ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन h। बाकी लोग भी यार खुद से करना जरा, कोई गलती मेरे से ना हुई हो। तो यार v का ये आंसर आ गया। क्या ये आंसर रट पाएंगे, सॉरी z बाई, क्या ये आंसर रट पाएंगे, किसको लगता है। तो ऐसा ट्राई भी मत करो, मैंने कितना आसान कर दिया है, देखो उस इक्वेशन और इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है, 2 लाइन के बाद ये आंसर आ गया है। अगर भूल जाए तो ये रिकवरी प्लान रट लो, तो यार मैं कोई मना थोड़ी कर रहा हूं भाई, लेकिन मुझे पता है कितना रट पाते कितना नहीं। ये वैल्यू हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं भाई, ई डाल दो, एप्सिलॉन डाल दो, एच डाल दो, सब कांस्टेंट है, तो ये कितना निकल के आता है, कंफर्म करें यार, एक मिनट मैं इसको कंफर्म कर लेता हूं। हाँ ठीक है यार इतना है, तो यार ये फिर भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा किसका आंसर आ गया, v का। अब किसका आंसर लाना है, r का। तो देखो यार m इंटू आर इंटू वी इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई है। मैं v उठा के वहां से रख रहा हूं, ठीक है, ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन h z बाई n, ठीक है, z बाई n। तो r का और गंदा आंसर आने वाला है, चलो 2 से 2 काट दें, और बताओ r बराबर कुछ इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ये कुछ में बहुत कुछ है यार, मैं कॉपी पेस्ट करूंगा यार, यहां पे एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन, एच स्क्वायर एप्सिलॉन एम पाई स्क्वायर, एच स्क्वायर एप्सिलॉन एच स्क्वायर एप्सिलॉन, और क्या था, पाई एम ई स्क्वायर, पाई एम ई स्क्वायर, ठीक। ये कितने लोग इसको याद रखना चाहेंगे, नहीं ना, तो फिर यार रेडियस निकालना एक स्टेप और ऊपर है। आर का फॉर्मूला, वी का फॉर्मूला आने के बाद उसको उठा के यहां रख दो तो किसका आ जाएगा, आर का। खैर इसके बाद जो मैं लिख रहा हूं ये सबको रटना है। इसमें देखो यार एच एप्सिलॉन पाई एम ई सब पता है कि नहीं, अरे एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन ओ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, पाई 3.14, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब कुछ रखने के बाद ये पता है कितना आता है, 53 इंटू 10 की पावर -10। ये सॉल्व करके इतना आता है। तो यार ये तो बहुत अच्छा है यार, -10 में आया है। वैसे भी हम -10 वाली चीजें एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 0.53 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर बाई जेड। तो यार ये फॉर्मूला अब रटना पड़ेगा,
ये फेमस है, इस पे सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, कोई एन जेड बदल के तुमसे सीधे सीधे आंसर वैल्यू में पूछ सकता है। ये थोड़ा कम फेमस है, बट ये भी याद है हो जाए तो अच्छा है। तो ये रेडियस हम निकाल पाए जब दूसरी फॉर्मूला बोर्स ने दे दिया, है ना। जब तक हम रदरफोर्ड की थ्योरी पढ़ रहे थे तो रेडियस का फॉर्मूला हमने नहीं बनाया था, रेडियस का अंदाजा लगा लिया था, लेकिन फॉर्मूला वेलोसिटी का फॉर्मूला। एग्जैक्ट आंसर आ गया है, एन बदलते जाओ, आर के आंसर बदलते जाएंगे। तो अब तक का स्टोरी बोर्ड क्या है, हमने रदरफोर्ड की ये कहानी, नील्स बोर की ये वाली कहानी को मर्ज करके ये दो फॉर्मूले निकाल लिए हैं, ठीक है। तो देखा जाए रदरफोर्ड के आगे कहानी जुड़ के ही बढ़ रही है, अगर रदरफोर्ड अपना काम ना किए होते तो नील्स बोर आगे काम नहीं कर पाते। खैर नोट करते जाएं, नोट कर लिया है। हम लोगों ने एनर्जी के फॉर्मूले पढ़े थे, ये फॉर्मूले काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल जी और टोटल एनर्जी के, ये फॉर्मूले पढ़े थे यार, ठीक है। मैं यहां पर टोटल एनर्जी पे इंटरेस्टेड हूं, टोटल एनर्जी E। क्या इस टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में अगर कोई R रख दे तो E का आंसर आ जाएगा, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू में आ जाएगा, बस क्या अननोन रह जाएगा, Z N रख देते हैं। E का आंसर में K है, E स्क्वायर है, इंटू Z है, अपॉन R है। R क्या है हमारा 0553 इंटू 10 की पावर -10 n स्क्वायर बाई Z। अच्छा K क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। E क्या होता है उसका स्क्वायर। तो देखा जाए तो यार Z और N के अलावा क्या अब हमें सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। बताओ यार सब कुछ रखने के बाद ये आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। एनर्जी का आंसर हमेशा किस में आता है, लेकिन इस टॉपिक में फैशन किस में चल रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर हम एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाना चाहते हैं तो और क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर देंगे, है ना। यानी इस पूरे में जो कुछ भी आया उसमें E से डिवाइड कर देंगे, जो कुछ भी आया हमें नहीं पता। डिवाइड करने के बाद ये एक रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, ये रिजल्ट आता है 13.6, है ना। और अब आंसर किस में आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में E का आंसर इतना आ गया यार, -13.6 n स्क्वायर बाई। कुछ लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट लास्ट में लिखते हैं, कुछ लोग यहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि यार यूनिट एनर्जी की इधर ही यूज होना है। n एक नंबर है, z एक नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट नहीं तय हुई है, यही यूनिट तय हो गई है। क्या बात समझ में आ गई है। ये 13.6 जो नंबर है हमारे लिए बहुत काम का है, हमने यार एक बार ये सब मेहनत करी है और इधर पहुंच गए यार। ये लिखो जरूर तुम, भले तुम सॉल्व ना करो, जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो, तुम्हें पता होना चाहिए कहां से रास्ता क्या था यहां तक पहुंचने का। n स्क्वायर बाई, सॉरी ये z ऊपर चला जाएगा, यहीं से गलत है, ये z ऊपर चला जाएगा, z स्क्वायर बाई n स्क्वायर आएगा, z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, सही कर ले भाई।
ये z ऊपर है, नीचे वाला z कहां चला जाएगा ऊपर, तो z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आएगा। ठीक, ये जो एक नंबर आया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज कॉल्ड 1 रिडबर्ग एनर्जी। ये थोड़ा अंतर है भाई, रिडबर्ग का नाम दो जगह आता है, एक आता है रिडबर्ग एनर्जी में और एक आता है रिडबर्ग, तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट नहीं है, ये रिडबर्ग एनर्जी है, ये रिडबर्ग एनर्जी है। रिडबर्ग कांस्टेंट अभी थोड़ी देर बाद आएगा। मैंने यार एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया है, तो ये फॉर्मूला कहां से आया है, देखो यार रदरफोर्ड के फॉर्मूले में आर रखने के बाद ये फॉर्मूला आ गया है। नहीं तो क्या रदरफोर्ड के फॉर्मूला पोटेंशियल जी का भी था, वहां भी आर रख दो, रदरफोर्ड का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी, वहां भी आर रख दो, उनके भी आंसर आ जाएंगे। मैं अब रख नहीं रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि अगर इसका आंसर ये आया है, किसका, ई का, ई का, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी का आंसर क्या आएगा। देखो इस रिजल्ट और इस रिजल्ट में क्या अंतर है ना, ये रिजल्ट तो भूल ही नहीं सकते यार, ये तो याद रखना ही रखना है ना। अब इनको हम नए लुक में बदल रहे हैं, तो इसमें केवल साइन का अंतर है, तो अगर इसका आंसर आ गया तो के का तुम ऐसे ही लिख सकते हो, क्या आएगा बताओ, 13.6 EV z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और यहां प्लस साइन लगा दोगे। मैं इसको डब्बे में बंद नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हें ये आना चाहिए कि जितना के होता है मैग्नीट्यूड वाइज ई भी उतना ही होता है, बस साइन का अंतर होता है। ई हमेशा निगेटिव होता है और के कभी निगेटिव होता ही नहीं है। क्या बात समझ में आ गई। यू का आंसर तुम बताओ मुझे अब क्या होना चाहिए, यू का आंसर क्या होना चाहिए। तो क्या यू का आंसर बड़ा है या छोटा है, पहले तो ये ख्याल लाओ, ये भाव लाओ जरा, बड़ा है या छोटा है। अरे देखो इसमें 2 डिवाइड में है, इसमें 2 डिवाइड में, जिसमें 2 डिवाइड में है वो छोटा हो गया ना भाई। ये पहले तो ये भाव लाओ, छोटा है कि बड़ा, कौन बड़ा है, जिसमें 2 डिवाइड है वो छोटा है, जिसमें डिवाइड नहीं है वो बड़ा है, और 2 गुना है, 2 का फैक्टर है। तो ये आंसर पता है कितना आने वाला है, 13.6 EV का डबल z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब वो क्या आता है उस पर मैं जाऊंगा नहीं यार, मैं कड़ियां जोड़ रहा हूं, मैं रटने की सलाह केवल एक ही की देता हूं। यहां अगर किसी को सबसे ज्यादा भाव देना है तो इसको देना है, क्यों, इससे आगे की कड़ियां जुड़ने वाली हैं। अब ये पता होगा और ये पता होगा, तुम कहोगे सर इतना सब कैसे पता, ये सब पता के बिना काम ही नहीं चलेगा, ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, तो इसको तुम भुला ही नहीं सकते। जब इसको तुम्हें पता ही है, तुम्हारी मेमोरी का हिस्सा है, तो इतनी स्किल डेवलप कर लो यार कि ई और के का मैग्नीट्यूड सेम होता है और यू का मैग्नीट्यूड उसका डबल होता है, यू और ई निगेटिव होता है। कड़ियां जोड़ना पड़ेगा वरना फिजिक्स अनलिमिटेड है। बात क्लियर है यार, इस पे भी ध्यान देना है कि कैसे हम फॉर्मूला रिकवर करेंगे, नोट करते जाएं। आर रखने के बाद अब ई का आंसर रदरफोर्ड की थ्योरी और बोर्स की थ्योरी से आ गया है। क्या ई का आंसर एन डिपेंडेंट आया है, मतलब एन बदलते जाओ और z डिपेंडेंट आया है। चलो मैं z1 रख दूं, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन की, और n बदलता जाऊं तो हाइड्रोजन के अलग अलग ऑर्बिट की बात चल रही है, नहीं यही तो मतलब हुआ। z अगर मैं 2 रख दूं तो किसकी बात चल रही है, हीलियम की। n12 बदलता जाऊं तो हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट होता जाएगा। ये एनर्जी का फॉर्मूला हर एलिमेंट जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, उसका z डालने पर ये फॉर्मूला उसका हो जाता है, और n बदलने से उसके ऑर्बिट बदलने लगते हैं। ये फॉर्मूला बहुत काम का है। ई का फॉर्मूला तो हम छोड़ ही नहीं सकते किसी कीमत में, ई से हम यू और के लिंक कर सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है। मैंने एक क्वेश्चन बस एग्जांपल के तौर पे पूछा है ना।
बता सकते हो यार, लिथियम के थर्ड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी? एग्जैक्ट वैल्यू ना बताओ तो गुणा भाग में भी बता दोगे चलेगा। मैंने रेडियस पूछा था पहले, फिर वेलोसिटी पूछा है, फिर एनर्जी पूछा है, 3 क्वेश्चन पूछे हैं। लिख पाओगे? बस एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि तुम्हें पता चले कि कैसे क्वेश्चन इस पे बनाए जा सकते हैं। जिसने कर लिया है मुझे बुला के दिखा सकता है। नोट कर लें पहले। ठीक, आर का फॉर्मूला क्या था? n²/z था ना? अच्छा बताओ, इससे z तय होता है या एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन है उससे तय होता है? लिथियम के अंदर ओवरऑल पता है कितने प्रोटॉन होते हैं? 3 प्रोटॉन होते हैं। तो तुम कहोगे ये डबल प्लस क्यों है? क्योंकि उसके 2 निकाल लिए हैं, अभी 1 इलेक्ट्रॉन अब भी टहल रहा है। ये किसका है? एनर्जी का, वेलोसिटी, रेडियस। ठीक करा? ये तो रेडियस का आंसर है। बाकी वेलोसिटी और एनर्जी भी मैंने पूछा है, वेलोसिटी और एनर्जी भी। ठीक, 1 मिनट, ये 3² z²/n², अच्छा इसलिए वो कट गया है। ठीक, और कोई? n²/z, लिथियम का z 3 होता है, 3 होता है। और उसमें 2+, उससे क्या मतलब? z प्रोटॉन की काउंटिंग होती है, वो 3 होती है। देखो जरा किस ऑर्बिट में पूछा है मैंने? थर्ड ऑर्बिट। तो n भी कितना है? n 3 हो गया, और z n भी कितना है? z भी 3 हो गया, n भी 3 हो गया। सर वो +2 है ना, तो सर 1 लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल। ओके, z ये बताओ एटॉमिक नंबर होता है, वो किससे तय होता है? एलिमेंट के अंदर के प्रोटॉन से। तो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, हीलियम में, लिथियम में 3 होते हैं कि नहीं? तो ये फिर 2+ क्या है? 2+ ये बता रहा है कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। तो उससे क्या मतलब? हमें प्रोटॉन की संख्या से मतलब है ना। तो Z 3 है। हाँ ठीक, और कोई? एग्जैक्ट सॉल्व मत करो, मुझे ऐसे भी दिखाओ चलेगा, बस मुझे ये देखना है कि डिसीजन सही लिया है कि नहीं। z² भी तो था क्या रेडियस के फॉर्मूले में? z², अच्छा मैंने हाँ ठीक है, n²/z था, n²/z 3 का मल्टीपल आएगा। ओके, 3 का मल्टीपल आएगा। और दूसरा रेडियस, वेलोसिटी करो। R का फॉर्मूला है 0.53 एंगस्ट्रॉम n²/z। तो n कितना हो गया? थर्ड ऑर्बिट है तो 3², और z लिथियम का कितना होता है? 3 होता है। इसके आयन से z का लेना देना नहीं है, ये क्लियर कर ले। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ये भी कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए एग्जाम्पल बीच में इंट्रोड्यूस कराया। किसी ना किसी ने इस तरह कंफ्यूजन पहले भी किया है। तो यार एक 3 से एक 3 कट जाएगा, इसका ट्रिपल कर देंगे। कितना आ रहा है? 1. ठीक है, इतना। कितने लोगों ने कर लिया है मुझसे पहले? हाथ उठाया करो यार, ये मैं अपने लिए करता हूं हाथ उठवाना। वेलोसिटी का आंसर 2.18 इंटू 10⁶ z/n था, z/n, तो z3n3, तो ये वही आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ मीटर/सेकंड। कितने लोगों ने कर लिया यार? कोई दिक्कत है? एनर्जी का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा है? z²/n²। तो z 3 रखना है और n भी 3 रखना है। तो ये दोनों ही कट गए यार, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बता, लिथियम प्लस की जगह मैं हीलियम प्लस कर देता, नहीं कर लेते? बस जहां जहां Z 3 है 2, मैं यहां हाइड्रोजन कर देता, है ना। कोई कल बैरियम में आ जाए, बैरियम, लिथियम के बाद क्या आता है? बेरिलियम। तो और उसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो नहीं कर पाओगे।
मैं थर्ड ऑर्बिट की जगह सेकंड ऑर्बिट पे बात कर लूं, फर्स्ट ऑर्बिट पे नहीं कर पाओगे। तो यार अनलिमिटेड संभावनाएं हैं इन 3 क्वेश्चन में। न्यूमेरिकल पता नहीं किसका बना दे, कोई नहीं जानता। इस एक से मैं बस ये क्लियर करना चाह रहा हूं कि ऐसे भी क्वेश्चन सीधे सीधे हो सकते हैं, और सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। पिछले पेपर में भी आए और ये रीनीट वाला जो दोबारा हुआ उसमें भी सीधे सीधे आए हैं। हम लोग यार 3 एटम की सबसे ज्यादा चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन सी? हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। और सबसे फेवरेट कौन है उनमें से? सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे हाइड्रोजन। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि उसी का मिल जाएगा, क्रिएटिविटी के ऊपर है, पता नहीं किसका कर दे। तो तुम्हें पैटर्न पे भी ध्यान देना कि कैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्या ये जो फॉर्मूला है ये -13.6 Z²/n², ये किस एटम के लिए काम करता है? ये जो फॉर्मूला है ये किस एटम के लिए काम करता है? कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। भाई Z मैंने अभी तय किया है क्या? जब तक Z तय नहीं किया तब तक ये फॉर्मूला सारे एटम के लिए है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बस। अब मैं Z1 रख दूं तब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? -13.6 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई n²। ये फॉर्मूला किसके लिए है? हाइड्रोजन एटम के लिए। नहीं, हीलियम के लिए क्या बन जाएगा? क्या Z² इस बार कितना हो जाएगा? 4। अरे 2 का स्क्वायर, स्क्वायर भी तो है 4। ये किसके लिए काम करेगा? हीलियम के लिए। चलो और आगे बढ़ते हैं। -13.6 Z² 9 बाई n², ये किसके लिए हो जाएगा? लिथियम के लिए। तो अब ये क्लियर रखें यार, ये सबके लिए है, ये हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए और अच्छा मैंने E का फॉर्मूला दिया है किसी, अब K का कोई बताता नहीं, मैं पूछ लूं यार इसका K फॉर्मूला क्या होगा? ये पता होना चाहिए यार, जितना E होता है उतना प्लस। इसका मैं U फॉर्मूला पूछ लूं सबका बता दोगे कि नहीं? अब तुम सोचो यार इन तीनों के तुम E फॉर्मूले लिख रहे हो और कुछ जो नहीं लिख रहे हो वो तुम्हारे दिमाग में है, वो मैंने वहीं बता दिया यार। बड़ी बातें हम लोग पहले करेंगे, फिर ब्रांच वाली बातें बाद में करेंगे। अभी हम बहुत नीचे जा रहे हैं यार। एक होता है मेन डाल, उसके बाद होती है छोटी डाल, फिर आती है टहनियां और फिर क्या आती हैं? पत्तियां। तो सबसे ज्यादा क्या होती हैं? पत्तियां। तो हम पत्तियों लेवल पे चीजों को रटना चाहेंगे कि टहनियों लेवल पे कि डाल लेवल पे? किस लेवल पे? तो यार मेन डाल पकड़ के रखना है, जो मेन चीज है इस टॉपिक की। मेन चीज क्या है? MBR बराबर NH/2π और वो पुराना, ये मेन डाल है। फिर उसके बाद सब डाल। सब डाल कह सकते हैं यार कि ये जो फॉर्मूला मैंने निकाला, V का निकाला, R का निकाला, ये सब डाल है। इसके बाद ये फॉर्मूला टहनियां हो गई यार। अरे भाई एक मेन फॉर्मूला था, उसमें Z तय कर लिया तो बहुत सारे फॉर्मूले बन गए, इनमें भी बहुत सारे। किस लेवल पे क्वेश्चन आएगा हमें नहीं पता। अब इसमें भी N डाल दो भाई, तो N मतलब 1 फर्स्ट ऑर्बिट, N2 सेकेंड ऑर्बिट, तो ये पत्ती लेवल की बात हो गई। नहीं, अब क्या है, पत्ती लेवल की चीजें रटना चाहिए। तो मैं कहूंगा देखो ऐसा यार, जितनी फेमस है वो तो रटना पड़ेंगी, लेकिन नॉन फेमस तुम्हें बनाना आना चाहिए। तो हाइड्रोजन एटम बहुत फेमस में है, इसलिए इसको रटना भी चाहिए, क्योंकि इस पे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते है ना। पूरी स्टोरी समझ लो यार, पत्ती लेवल पे कैसे पहुंचे। अब तुम यहां N डालोगे तो ये किसके लिए काम करेगा फॉर्मूला? हाइड्रोजन के N1 तो फर्स्ट ऑर्बिट, N2 तो सेकेंड ऑर्बिट। नहीं, ये कहां से आया? तो इसका जनरल फॉर्मूला ये था, एक स्टेप पीछे पहुंचे। ये कहां से आया? तो MBR NH/2π। इसकी ये पूरी स्टोरी अगर तुम्हारे मन में है तो टॉपिक तुम्हें बहुत छोटा नजर आएगा। यही स्टोरी को मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर होना। कॉन्सेप्ट क्लियर होने का क्या मतलब है? कि तुम्हें उसकी पूरी स्टोरी पता है टॉपिक की। तुम कहीं से भी बात करो, हम पता देंगे कि टहनी से बात चल रही कि मेन डाल से बात चल रही। क्वेश्चन कभी कभी टहनी से स्प्लिट होते हैं, कभी कभी पत्ती लेवल पे स्प्लिट होते हैं, नहीं कभी सब डाल से भी स्प्लिट होते हैं, वो अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। और अगर डाल से स्प्लिट हो गया तो वो नीट का क्वेश्चन नहीं है। डाल से भी स्प्लिट होते हैं। डाल से मतलब मैंने एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कहां से भी स्प्लिट। देखो यहां से क्वेश्चन स्प्लिट हो जाए तो वो मेन डाल पे स्प्लिट हो गया। यहां से स्प्लिट होना तो मैं तुम्हें बता ही रहा हूं, जैसे E, R और V ये तुम्हें निकाले हैं।
इस पे यार अब संभावनाएं नहीं है तो इस पे क्या पूछेगा, तीनों चीजें तो लिख दी, तो अब इसमें संभावनाएं नहीं बची, यानी यहां स्प्लिट करने का कोई स्कोप नहीं है। बस अब यही पूछ सकता है कि भैया की वेलोसिटी लिथियम की बताओ, है ना, हीलियम की बताओ, तो मैं कहूंगा इसी लेवल पे बात चल रही है। जेड और एन बदल बदल के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो वो इधर इस पड़ाव पे बात चल रही है। नहीं, अब इस पड़ाव से एक आगे बढ़ते हैं, जब एन जेड डाल दिया गया यहां पे, तो और यहां पे एन बदल बदल के पूछ रहा है, तो पत्ती लेवल पे बात कर रहा है। तुम्हें यार क्वेश्चन में, पूरी फिजिक्स में ये समझना चाहिए कि किस लेवल पे बात चल रही है। तो मैंने कहा यहां पे एन बदल बदल के बात करना, पत्ती लेवल बात चल रही, बहुत ही एकदम लो स्तर वाली बात। यहां पे यार जेड और एन बदलना थोड़ा एक स्टेप पहले है, यहां से चीजें बदल जाना वो मेन डाल है, और उसको मैं कहता हूं फिर ये नीट का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि नीट कभी इस लेवल पे बदलाव, वो तो स्ट्रक्चर ही बदल गया यार। तो एक क्वेश्चन मैं बताऊं कि कैसे पूछा गया था, एज्यूमिंग दैट मून follows the angular momentum conservation principle of Bohr. Moon follows along with the law of gravitation, यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो फॉलो करता है, लेकिन ये एंगुलर मोमेंटम का प्रिंसिपल भी फॉलो करता है। तो बताओ उसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या आएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हें इशारा इसलिए कर रहा हूं कि चीजें कहां से बदलती, तुम्हारे दिमाग में ये मैं थॉट देना चाह रहा हूं कि हर टॉपिक में ऐसी बातें हो सकती हैं। तो कुछ नहीं यार, थोड़ा सा अंतर आता है, ये फॉर्मूला ले लो, और जहां तुमने अट्रैक्शन फोर्स को के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डाला है, वहां जी एम एम बाई आर स्क्वायर, तो जब इस लेवल पे चेंज करोगे तो क्या रेडियस का फॉर्मूला नए लुक में आ जाएगा, वी का फॉर्मूला नए लुक में, सारे स्ट्रक्चर आगे की पूरी कहानी बदल गई कि नहीं, तो पूरा टॉपिक बदल गया, वो नया टॉपिक हो गया है। तो अगर बहुत जड़ मेन लेवल पे बदलाव होते हैं तो पूरे टॉपिक पे उसका इंफ्लुएंस पड़ता है, नहीं होंगे। लेकिन तुम्हारा थॉट तो क्लियर हो कि फिजिक्स कैसे आगे बढ़ती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे आगे बढ़ता है, और कहां से क्वेश्चन स्प्लिट होते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी स्प्लिट हो सकते हैं, तुम्हें उसकी प्रायोरिटी पता होना चाहिए, तुम इस जगह पे हो, तुम इस जगह पे हो, अब इस जगह पे हो। क्या जनता समझ पा रही है? नहीं, मैं टॉपिक में कुछ ऐसी बातें नहीं करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे दिमाग में वो थॉट क्रिएट करना चाहता हूं कि हर टॉपिक कैसे आगे बढ़ता है फिजिक्स में। क्या समझ पा रहे हो मैं क्या बातें कर रहा हूं, है ना? उससे मतलब नहीं, क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे आते हैं यार, हम लोग पत्ती लेवल पे बातें कर रहे हैं। हाँ, तूफान आ गया तो पत्ती उड़ गई। हाँ, अगर बहुत टफ पेपर आएगा तो पत्ती किसी काम नहीं आएगी, फिर या तो वो इस लेवल पे या उससे एक लेवल पहले बातें करेगा, है ना। खैर, ऐसा भी अंधेर नहीं होने वाला है ना, थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा नहीं। तो मुझे बताओ, एन मैंने यहां 1 डाल दिया, तो ये क्या आ गया, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। अच्छा, फैशन तो ई ही लिखने का है, मगर किसी के दिमाग में आ गया नहीं ई नहीं, के बताओ, नहीं बता पाओगे, यू बताओ, नहीं बता पाओगे। तो मैं एक साथ, मतलब एक एक जगह पे 3-3 4-4 क्वेश्चन एक साथ फेंक रहा हूं यार, तुम समझो। जब मैं ये लिख रहा हूं तो साथ ही साथ के की बात यू की बात मैं लिख नहीं रहा हूं, तुम्हें समझना चाहिए। चलो, n बराबर 2 डालोगे तो यहां 13.6/4 आएगा, और सॉल्व करके वो -3.4 आता है। ये भी एक फेमस डेटा है जो हमें रट लेना चाहिए, बार बार आएगा तो। अच्छा, रटने के लिए मैं कहूं या ना कहूं, जब ज्यादा क्वेश्चन किसी चीज को लेके आते हैं वो अपने आप रट जाता है, तो इसमें इतने क्वेश्चन आएंगे तो मैं रट ही जाएगा। n बराबर 3 डालोगे तो ये 13.6 अपॉन 1.51, 4 डालोगे तो ये आएगा। ये कुछ डेटा है जो फेमस है, और क्योंकि हाइड्रोजन एटम को लेके बोर्ड ने सबसे ज्यादा बातें करी थी, तो ये वैल्यू एकदम रेफरेंस बन गई, इस पे चर्चा होना ही होना है। नहीं, अच्छा, इनके बीच में गैप कितना है एनर्जी का, ये भी फेमस है। अंतर माइनस में, अंतर की बात माइनस में मत करो, इसमें इसका सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 इसमें इसका सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 1.9 के आसपास। बस ठीक है, यहां तक की बातें देख ले। अब क्या ये बातें हैं जो मैंने तुम्हें बता दी, और मैंने ये भी कहा है कि डाटा रट लो, काम आ सकता है। अब आगे की बातें हम इसी से लिंक करेंगे, इसको रेफरेंस मान लेते हैं। नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। हीलियम और लिथियम के लिए भी हमें और बातें करना है।
जिनका कोई लेक्चर मिस हो गया है मेरे को व्हाट्सएप में लिंक की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, क्लास में पढ़ ले, फिर भी कोई डाउट रहता है तो क्लास के बाद आके क्लियर कर ले। लेकिन एक बार पूरा वीडियो जैसे ही पढ़ाया गया वैसे ही पढ़ लें, क्योंकि जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो कोई चीज छोड़ता नहीं हूं, और जब तुम अलग से कहीं आओगे कि सर जल्दी जल्दी पढ़ा दो तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, वो फायदेमंद नहीं है। तो एक बार कम से कम तुम्हारी क्लास पढ़ी होना जरूरी है। उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हो, रजिस्टर लेके आओ, सर यहाँ दिक्कत है तो बता दूंगा मैं, ठीक है। जिनका भी छूटा है वो लोग लिंक की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और चेक कर ले कि ग्रुप में अगर किसी का नंबर ऐड नहीं हुआ है तो ग्रुप में नंबर ऐड करा लें। मुझे बताओ इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में कितने टाइम्स का अंतर है? 4 टाइम्स का अंतर है। तो अगर मैं हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट आंसर ला चुका हूं तो हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट आंसर क्या आने वाला है? हाँ, -13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं इसको रटा ही नहीं रहा हूं, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, और तुम्हें ऐसे लिखना चाहिए, जब कोई क्वेश्चन आ जाए तो मल्टीप्लाई ऑन द स्पॉट कर लो। ज्यादा दिमाग में रखने से फायदा नहीं, जितना रख पाओगे उसी पे बातें करें तो ज्यादा अच्छा है। मुझे बताओ इसका आंसर कितना आना चाहिए? वैसे चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं, -13.6 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। तो इतना कैलकुलेशन तो हम कर ही चुके हैं ना भाई, कितना आया है? 3.4, तो उसका 4 गुना आ जाएगा। मैं कुछ नहीं याद आ रहा है तो ये करो, नहीं इसका आंसर कितना आएगा? E2 आ गया, E1 आ गया, n बराबर 3, थर्ड ऑर्बिट का आंसर कितना आएगा? ओके, -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर इंटू क्या 4, तो ये इसका 4 गुना आ जाएगा। अगर 1.51 याद रह जाता है तो बहुत अच्छा है भाई, 4 गुना करोगे लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगा, नहीं 6 के आसपास आ जाएगा, 6.04 आएगा, समझ रहे हैं? तो क्या इससे हम ये आंसर आराम से निकाल सकते हैं? अगर ये रिजल्ट पता हो, नहीं पता है तो तुम इससे निकाल लो, नहीं पता है तो ये भी काम का है। क्लियर है? तो बता यार, हीलियम के लिए तुम डेटा भर पाओगे? हीलियम का n बराबर 1, ये हेड इसका n बराबर 1 था, इसका कितना आंसर आने वाला है? -13.6 का 9, ये -3.4 का हाँ इंटू 9। मैं ये आंसर लिखूंगा ना, -3.4 का n बराबर 2 के लिए लिख रहा हूं ना, हाँ ठीक है, इंटू 9। इसका आंसर कितना आना है? मैं इसको यहीं से लिख रहा हूं, जरा इसको देखें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 13.6 इंटू 9 डिवाइड बाई क्या, n बराबर 3 है ना, 3 स्क्वायर 9, ये पता है क्या आ गया? नहीं, अच्छा ये देखो, ये भी कितना आया था यार? ये 3 डेटा बड़ा फेमस है यार, है ना। कुछ चीजें मैं पैटर्न इसके लिखवाऊंगा जो तुम्हें याद रखना चाहिए, क्योंकि इस पे बातें करते हैं लोग। क्या ये आंसर n बराबर 3 का किसका है? हीलियम का, लिथियम का n बराबर 3, हीलियम का n बराबर 2 और हाइड्रोजन का n बराबर, तीनों के आंसर पे जरा निगाह डालो, सेम है कि नहीं है? अच्छा, मैंने उनको सेम ऊंचाई पे दिखाया है, एनर्जी को मैं ऊंचाई में दिखा रहा हूं, किसी को सरप्राइजिंग तो नहीं लग रहा है? ये बस कंपैरिजन का एक तरीका है, जैसे किसी के पास 1 लाख रुपए है, किसी के पास 2 लाख, किसी के पास 3 लाख, तो ऐसे हम दिखा देंगे कि भैया ये ऊपर ये नीचे, बस ये तरीका है। ये कोई किसी चीज का पिक्चर नहीं है भाई, जो तुम सोचो सर एटम के अंदर ये क्या होता है। क्या बात समझ रहा है? ये केवल रिप्रेजेंटेशन है। तरह तरह के भैया डाउट होते हैं, इसलिए मैं सब क्लियर करना चाह रहा हूं। ये किसी चीज का फोटो नहीं है। नहीं तो कोई मेरे से आके पूछे कि सर एटम में ऑर्बिट तो सर गोल होते थे, आप ऐसे क्यों? ये क्वेश्चन मेरे से पूछे गए भाई, तो मैं पहले ही बता देता हूं यार, जो मुझे याद आ जाते हैं कि सर ऑर्बिट तो गोल होते थे, सर आज आप लाइनें बना रहे हैं ऑर्बिट की। तो मैं लाइनें बस केवल कंपैरिजन के लिए बना रहा हूं कि भैया एक अमीर एक कम अमीर। तो मैं किसको नीचे रख रहा हूं, जरा देखें किसको नीचे रख रहा हूं? जो ज्यादा निगेटिव है। देखो जरा, ये -13.6 था, ये उसका 4 गुना निगेटिव है, और ये उसका, जो ज्यादा निगेटिव है वो नीचे है और जो कम निगेटिव है वो ऊपर है। तो सबसे ऊपर कौन होगा यार? अगर मैं
n की वैल्यू इनफाइनाइट डाल दूं, बहुत बड़ी, इनफाइनाइट से मेरा मतलब होता है 100-200 डाल दूं, तो ई का आंसर कितना आएगा? 0 के करीब। तो यार फिजिक्स में एग्जैक्ट 0 या एग्जैक्ट इनफाइनाइट का कोई मतलब नहीं है, वो बेसिकली एक इशारा है कि बहुत बड़ा बहुत छोटा। तो n बहुत बड़ा होगा तो ई का आंसर कितना आएगा? 0। यानी सबका टॉप लेवल एनर्जी क्या होगा? E बराबर 0। सबका टॉप लेवल एनर्जी, तो टॉप लेवल मैंने सबका क्या रखा है? सेम। बॉटम लेवल पे अंतर किया है। क्यों? हाइड्रोजन गरीब है, हीलियम उससे ज्यादा गरीब है, लिथियम का ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट सबसे ज्यादा गरीब है। लिथियम का फर्स्ट ऑर्बिट, हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में करीबी का स्तर मैंने दिखाया है। बात क्लियर है? ज्यादा निगेटिव, कम निगेटिव, सबका फिल हो गया। मैंने एक ही रटने की सलाह दी है, बाकी सब रिकवरी प्लान बताए हैं। क्लियर है भाई लोग? तो पैटर्न क्या है इसमें? पैटर्न क्या है कि ज्यादा निगेटिव नीचे है, कम निगेटिव, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक पैटर्न और है क्या? हाँ, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंड ऑफ हीलियम प्लस एंड थर्ड ऑफ Li प्लस प्लस हैज इक्वल एनर्जी। ये बात नोटिस करने की है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं, इसलिए मैं ये बात लिख देता हूं। हालांकि नोटिस तो तुम्हें डेटा में ही हो जाना चाहिए, बट क्या और ज्यादा नोटिस कराने के लिए लाइनें लिख दी है मैंने। और एक पैटर्न और देखो जरा, क्या बता रहा, 1 और 2 के बीच में जो फासला है, 2 और 3 के बीच में फासला कम है, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं फासला कम होता जा रहा है। क्या बात समझ रहे हैं? यानी गरीबों में फासले ज्यादा हैं, अमीरों में फासले, हालांकि रियल लाइफ में उल्टा होता है। हाँ, अमीरों में ज्यादा होते है ना, हाँ, उनमें फासले ज्यादा होते हैं। तो ये थोड़ा सा रियल लाइफ से हटके है। गरीबों में फासले, देखो यार, इसका फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में जो फासला है ये देखो 10.2 का, फिर और इसका और कम है, इसका अगर कोई निकालेगा तो और कम आएगा, ये कुछ 7.1 आता है शायद, ठीक है, जो भी है इससे कम आएगा। तो एज वी मूव अप, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस ऑर्बिट डिक्रीजेज। 2 कंटिन्यूअस ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है एज वी मूव अप, है ना। डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन, BW बिटवीन है टू कंटिन्यूअस ऑर्बिट डिक्रीजेस एज वी मूव अप। जैसे जैसे हम ऊपर वाले लेवल पे जाएंगे तो अंतर कम होने लगेंगे। और लॉजिक क्या है कि जो न्यूक्लियस का असर है ना, वो पास वालों पे ज्यादा होता है, दूर वालों पे कंट्रोल उसका कम हो गया है, तो अंतर भी कम हो गया, कुछ ऐसी बात है। राजा के जितने करीब लोग होते हैं उनको बहुत ऊंची निगाह से, बहुत अलग लेवल पे देखा जाता है। जैसे मोदी के अमित शाह हैं, तो अमित शाह के बाद फिर जो अगला लेवल होगा उनके बीच में, मोदी और अमित शाह के बीच में काफी डिफरेंस माना जाएगा, पर्सनालिटी, स्टेटस, कुछ भी समझ लो। अमित शाह और फिर अगला लेवल जो भी एग्जिस्ट करता है, और उनकी नजर में हम लोगों में कोई डिफरेंस नहीं है। जनता, जनता मतलब जनता, सब जनता है। तो ऐसा कुछ है बस। न्यूक्लियस के जो ज्यादा करीब हैं उनमें डिफरेंसेस ज्यादा हैं, और बाद में सब बराबर हैं, ऐसा कुछ। बस भाव लाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं यार, किसी तरह से भाव आया है। ये पैटर्न याद रहेगा? क्लियर है? अब इसमें और भी बातें कर सकते हैं। जब भी यार किसी सिस्टम की नेगेटिव एनर्जी होती है, पूरी फिजिक्स में कभी भी किसी सिस्टम की नेगेटिव एनर्जी है, वो ये बताता है कि वो कितना ज्यादा गुलाम है। नेगेटिव एनर्जी क्या बताता है? कितना ज्यादा गुलाम है। तो इलेक्ट्रॉन किसका गुलाम है? ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो न्यूक्लियस का गुलाम है। न्यूक्लियस ने उसको बांध रखा है, तभी उसके चक्कर काट रहा है।
तो अगर न्यूक्लियस से आजाद करना हो तो हमें उसकी गुलामी खत्म करना पड़ेगी। गुलामी खत्म करने का मतलब उसको नेगेटिव एनर्जी के जोन से जीरो एनर्जी जोन पे पहुंचाना। तो अगर किसी के -13.6 की एनर्जी है, इतनी गुलामी है, तो बताओ उसको गुलामी से आजाद करने के लिए हमें कितनी एनर्जी देना पड़ेगी? नहीं यार, वो पूछता है यार, बाहर से आया हुआ वो सौदागर होता है, पूछता है कि बताओ कटप्पा तुम कितनी कीमत तुम्हारे राजा लेंगे तुमको आजाद कराने के लिए? हाँ, इतना बारीकी से कौन सुनता है, बस मैं ये देख रहा था कोई आया पर्शिया का राजा नहीं था, वो सेलर था। हाँ, तलवार बेचने आया था, तो क्या कीमत होगी मैं दे के छुड़ा लूंगा। तो वो बोला मेरी माइनस इनफाइनाइट है, आई मीन मेरा एनर्जी स्टेट माइनस इनफाइनाइट है, अगर तुम प्लस इनफाइनाइट दोगे तभी मैं छूट पाऊंगा, मतलब मैं नहीं छूटूंगा कुल मिला के। इनका कितना है? -13.6 है। इस इलेक्ट्रॉन को छुड़ा सकते हैं हम, कितना एनर्जी देना पड़ेगा? +30। इसको हाँ, इसको और ज्यादा। तो जब भी कोई ये पूछे कि यार इसको बंधन से छुड़ाने की एनर्जी बताओ, तो वो एनर्जी नहीं पूछ रहा है, कितने की जरूरत है। तो जितना निगेटिव है उतने पॉजिटिव की जरूरत है, उसको एक नाम दिया गया बाइंडिंग एनर्जी। तो किसी ऑर्बिट पे बाइंडिंग एनर्जी पूछी जाए, किसी ऑर्बिट पे बाइंडिंग एनर्जी पूछी जाए, ऑफ इलेक्ट्रॉन एट सम ऑर्बिट, तो यार उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो मैं क्या कहूंगा, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? जो E का फॉर्मूला है उसमें मॉड लगा दो। मॉड का मतलब क्या होता है? माइनस वाली चीज प्लस में बदल जाए। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाँ, ये किसका फॉर्मूला है? नहीं, किस एटम का? सबका है। तो जिसका भी निकालना हो ये कर दो, इसी से तो मैंने सारे आंसर निकाले हैं। चलो मैं तुमसे पूछूं यार, हीलियम के सेकेंड ऑर्बिट से गुलामी आजाद करने का क्या कितनी एनर्जी है? +13.6। नहीं, लिथियम के थर्ड ऑर्बिट से आजाद करने की एनर्जी कितनी है? नहीं, किसी का भी निकालना हो तो क्या हम निकाल सकते हैं? अगर अब एक और नाम आ गया, यानी अभी तक मैं KU की बातें करता था, EKU की, अब मैं एक और बात करने लगा, किसकी? बाइंडिंग एनर्जी की। तो बाइंडिंग एनर्जी और E सेम ही चीजें हैं। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी का ऐसे जब हम आंसर निकालेंगे तो किस में आएगा? नहीं, और अगर जूल में निकालना पड़े तो? हाँ, जस्ट अ मिनट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई, तभी तो जूल में आएगा। अच्छा, ये एनर्जी का फॉर्मूला किस में था? ये भी तो जूल में पूछा। यार ये बात हमेशा समझ लें, ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, मुझे लिखना भी नहीं चाहिए। क्या मैं ये बता नहीं चुका हूं मॉडर्न फिजिक्स के शुरू में कि हर चीज जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है वो बेसिकली वोल्टेज ही है? नहीं, तो यार E मतलब इलेक्ट्रॉन, V का मतलब वोल्ट, होता है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इंटू वोल्ट। जब कूलाम वोल्ट बन जाता है तो कूलाम वोल्ट हो जाता है जूल। भाई वोल्ट की यूनिट क्या होती है? जूल पर कूलाम। उसमें कूलाम वाली चीज मल्टी हो गई तो कूलाम कूलाम कट गया तो क्या बन गया? ये बन गया जूल। ऐसे समझ लो यार, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कूलाम में रखते हैं, जब नहीं रखते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जब रख देते हैं तो वो जूल बन जाता है। ऐसे याद रखो यार, सबसे छोटा याद रखने का यही तरीका है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब तक है? जब तक इलेक्ट्रॉन रखा नहीं है। इलेक्ट्रॉन कूलाम में रख दिया तो कूलाम वोल्ट बन गया, वो बन गया जूल। यानी इस पूरे आंसर में इतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हर जगह वही बात है। तो अगर कोई पूछे यार कि सेकेंड ऑर्बिट से, सेकेंड ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी क्या है? +3.4। और एनर्जी कितनी है? -3.4। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? +3.4। बहुत सारे आंसर यहीं पे दिख रहे हैं। अब एक और चीज पूछी जाती कभी कभी, कोई पूछे यार कि इस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को आजाद करने का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? ये एक मिनट, बाइंडिंग एनर्जी पूछे या आयनाइजेशन एनर्जी पूछे, एक ही बात है। आयनाइजेशन केमिस्ट्री में मुझे नहीं पता ये सेम होता है अलग अलग होता है? सेम होता है।
फिजिक्स में इस टॉपिक में स्पेशली बाइंडिंग एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी सेम चीज है, लेकिन अब एक और चीज पूछी जाती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछ दे तब तो देखो यार, अगर आयनाइजेशन एनर्जी पूछी है तो हम उसका आंसर या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देंगे या तो जूल में देंगे, लेकिन पोटेंशियल पूछा है तो उसका आंसर हम वोल्ट में देंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों देंगे? वोल्टेज की यूनिट तो वोल्ट होती है, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तब हम इसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले आंसर को ई से हटा देंगे, क्योंकि तो अभी मल्टीप्लाई किया ही नहीं है, तो आंसर किस में आ जाएगा? यानी यार जो एनर्जी का आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है वही वोल्ट का आंसर होता है। क्यों? ई हम हटा देंगे, हमने मल्टीप्लाई कब किया? जब मल्टीप्लाई नहीं किया तो ई हटा दो, तो जो आंसर आएगा उसी को क्या बोलते हैं? यानी अगर कोई आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी इन, बल्कि मैं लिख देता हूं बाइंडिंग एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर है वही आयनाइजेशन पोटेंशियल का भी आंसर होगा, बस ये है, उसमें इलेक्ट्रॉन हटा के आंसर बोलना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। नहीं यार, चलो इसको मैं क्लियर हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस। यानी यार बताओ, सेकेंड ऑर्बिट से आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना है? 13.4 3.4 वोल्ट, और आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ? जूल में कितनी है? तो ये मल्टीप्लाई कर दो तो वो जूल में आ जाएगा। इतने तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और सोचो हाइड्रोजन के भी पूछे जा सकते हैं, हीलियम के और लिथियम के। कहानी अभी खत्म नहीं हुई यार, नोट करते चलो। अरे यार तुम लोगों का टेस्ट भी तो है, कोई बात नहीं, नोट करते चलो। आज दिन भर बारिश होना है, क्या करोगे जाके? टेस्ट देना? नहीं, टेस्ट होगा तो मतलब थोड़ा लेट भी होगा तो क्या दिक्कत है? अभी हाल ही में तुम लोगों ने 3.25 घंटे प्रैक्टिस करने की आदत डाली है, वो खराब हो जाएगी अगर ज़्यादा पढ़ोगे नहीं तो। नोट कर लिया भाई? तो सोचो यार, ये ई के फॉर्मूले पे कितनी सारी बातें टिकी हैं, इस फॉर्मूले पे कितनी सारी बातें टिकी हैं। यही बाइंडिंग एनर्जी है, इसी से पोटेंशियल का भी आंसर निकलता है, बल्कि यही पोटेंशियल का आंसर है, बस ये हटा के बोलना है। तो मैं इसको हटा देता हूं यार, वही लिखा है यही काफी है। तुम्हारे दिमाग में लिंक क्रिएट हो गया है। देखो यार, बोर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन करते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी जोन में जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। यानी कोई एटम जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन की तरक्की होती है, वो कहां चला जाता है? हायर ऑर्बिट में। और जब कोई एटम एनर्जी निकालता है लोअर ऑर्बिट में आता है। तो कितनी एनर्जी खाएगा, कितनी निकालेगा? क्या हम कह सकते सीधे सीधे जितना अंतर होगा? जैसे कोई इलेक्ट्रॉन अगर 1 से 2 में जाए तो कितना खाएगा? 10.2। 2 से 3 में जाएगा तो कितना खाएगा? 2 से 3 से 2 में आएगा, कितना निकालेगा? हालांकि कोई 2 में नहीं आता, सीधे 1 में आएगा, तो 3 से 1 में आएगा तो इनके सम के बराबर इतनी एनर्जी निकालेगा। तो एक कॉमन रिक्वायरमेंट है कि एक ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का कितना अंतर है, और जितना अंतर है उतनी एनर्जी का फोटोन पैकेट निकालेगा, उतनी एनर्जी का फोटोन पैकेट निकालेगा। फोटोन पैकेट जब मैं बोलता हूं तो मॉडर्न फिजिक्स की खास बात है
है ना, वो कंटिन्यूअस वेव ना होके पैकेट के फॉर्म में एनर्जी निकालेगा, और वो पैकेट अगर कोई 1 से 2 करेगा तो 10.2, यहां 1. अच्छा बता सकते हैं यार ये डिफरेंस कितना होगा? 10.2 का 4 गुना। ये डिफरेंस कितना होगा? 10.2 का, ये भी यार बिल्कुल पैटर्न है, इसका 4 गुना, यहां ये 9 गुना। ये पैटर्न ये कितना होगा यार? एक पता है तो दूसरा हम समझ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ 4 गुना है तो डिफरेंस भी 4 गुना होगा। अब कोई तुमसे कहते हैं n बराबर 2 और n बराबर 7 का डिफरेंस बताओ, तो हमें रटा थोड़ी है, छोटे मोटे सीधे सीधे पूछ देगा तो रटा है, कुछ भी पूछ देगा थोड़ी रटा है। तो हमें फिर किसकी जरूरत पड़ेगी? फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला भी लिख ही लेते हैं, ये फॉर्मूला सबके लिए काम करेगा, जो रटा है उसके लिए भी, जो नहीं रटा है। फॉर्मूला क्या है? अरे बताओ, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या है? -13.6 Z² बाई, मैं यार फॉर्मूला लिख रहा हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद। 1/n स्मॉल स्क्वायर n ग्रेटर स्क्वायर। ये क्या है समझ गया यार? 13.6 Z² फॉर्मूला होता था, वो कॉमन ले लिया है, n कम वाला माइनस n ज्यादा वाला। यहां कम वाला लिखना है, यहां जैसे मान लिया ये 2 होगा तो ये 5, 7 कुछ भी हो सकता है। क्या जनता समझ पा रही? अच्छा बताओ, 1/, कम वाली चीज में से 1/, ज्यादा वाली चीज घटेगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? अच्छा यार 1/, कम तो वो ये ग्रेटर हो जाएगी ना कम वाली, और 1/, ज्यादा तो वो कम हो जाएगी, पॉजिटिव आएगा। ये समझो यार, कम से ज्यादा नहीं घटा रहा हूं मैं, 1/, कम और -1/, ज्यादा। तो तुम्हें यह ध्यान रखना है यार कि जब भी कोई एनर्जी डिफरेंस पूछता है तो वो तुमसे साइन में इंटरेस्ट नहीं रखता है, वो तुमसे नेगेटिव आंसर। जैसे कोई पूछे बताओ, ऊपर 2 से 1 में इलेक्ट्रॉन आया, कितनी एनर्जी निकाला? 10. नीचे से ऊपर गया तो क्या उसमें माइनस बताओगे क्या? बस 10.2 है, एक में बढ़ा है और एक में घटा है, उसमें साइन की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ बताएंगे, हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ। तो इसमें मैंने कम से ज्यादा घटाया है, ये चक्कर नहीं होना चाहिए कि सर निकलने वाला चल रहा है या उतरने वाला चल रहा है, डजंट मैटर। चाहे नीचे से ऊपर जाओ, चाहे ऊपर, फॉर्मूला तुम्हें यही लगाना है, कम वाला पहले रखेंगे, ज्यादा वाला बाद में रखेंगे, ताकि आंसर हमेशा कैसा है? पॉजिटिव आए, क्योंकि पॉजिटिव ही पूछेगा। तो इसमें कंफ्यूजन खत्म कर लो कि किससे किसको, सर किससे किसको घटाएं, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। चाहे जहां से जहां का मामला हो, कम वाला पहले लिखना है, ज्यादा वाला बाद में लिखना है, कोई कंफ्यूजन है नहीं है, एकदम क्लैरिटी है। और जब ये ख्याल लाओगे तो फिर बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा किससे किसको घटाएं। क्या ये फॉर्मूला क्लियर? ये फॉर्मूला किसके लिए काम करता है? एक मिनट, किस एटम के लिए? सारे एटम के लिए नहीं, स्पेसिफाई नहीं किया। अच्छा, ये एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला है। कल को कोई फ्रीक्वेंसी पूछे तो क्या करोगे? ये तो पूरी मॉडर्न फिजिक्स में पूछा जा सकता है। कल को कोई वेवलेंथ पूछे तो क्या लिखोगे? जो आंसर यहां से आएगा सॉल्व होके, उस आंसर को hν के बराबर लिख दोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, SC/λ के बराबर लिख दोगे तो लैम्डा आ जाएगा। क्या जनता समझ पा रही है? नोटो हाँ, NS का मतलब n स्मॉल है, S से मतलब स्मॉल है, और G का मतलब ग्रेटर है। ऑर्बिट, छोटा ऑर्बिट, बड़ा ऑर्बिट, जैसे 5 तो हो सकता है ना, 5,7 लिखा था मैंने। कोई पूछे हीलियम के सेकेंड से 5th का ट्रांजिशन हुआ है, एनर्जी का आंसर बताओ, क्या करोगे? 13.6 Z की जगह 2 रख दोगे, 1/2² माइनस 1/, करना नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि कर पाओगे कि नहीं। और मैं हीलियम क्या, अभी लिथियम का पूछ सकता हूं, मैं सेकंड से 5th की ही बात क्यों करूं, सेकंड से 4th की बात? तो कितने सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे हम खुद नहीं जानते यार।
हम न्यूमेरिकल लेवल पे, पत्ती लेवल पे अब बातें नहीं करेंगे। फॉर्मूला है, जब चाहेंगे तब निकाल लेंगे। फेमस आ गए तो रटा हुआ ज्ञान दे देंगे। सब हम रट ही नहीं सकते यार। जहां तक रटने का तुम मूड बनाओगे वहीं तुम्हें अनलिमिटेड दिखाई देने लगेगा, और पत्ती लेवल रटने की सोचो ही मत। ये बात क्लियर हो गई भाई? क्लियर है? ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? वैलिड फॉर ऑल। अच्छा, इसी में अगर Z1 रख दें तब ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड हो जाएगा? हाँ, तो मुझे तो इसके बाद बात करने का मन ही नहीं करता है, मुझे लगता है फालतू बातें हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि किताबों में इन बातों को बढ़ा चढ़ा के लिखा है तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाता हूँ। 13.6 EV, Z मैंने 1 रख दिया, और Z1 रख दिया तो उसकी बात ही नहीं करना है। 1 स्मॉल स्क्वायर माइनस 1 n ग्रेटर स्क्वायर। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब कोई कहे कि इसमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो इसको किसके बराबर लिख दो? इसको किसके बराबर लिख दो? नहीं, अब मैं किसकी बात कर रहा था अभी? हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में मैं फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और लैम्डा कुछ भी बात कर सकता हूं, लेकिन मैं केवल वेवलेंथ की बात करना चाहता हूं। पता नहीं किसके दिमाग में उपज चली होगी, केवल वेवलेंथ की बात करना चाहता हूं। तो बता यार, 1/λ बराबर क्या होगा? क्या ये HC डिवाइड में आ जाएगा? भाई ये HC डिवाइड में चला गया है ना। 1/n स्मॉल स्क्वायर 1/n ग्रेटर स्क्वायर। E की वैल्यू सबको पता है, ये रखना पड़ेगा तभी ये स्टैंडर्ड यूनिट में आएगा, तभी लैम्डा भी स्टैंडर्ड यूनिट में आएगा। ये पूरा सॉल्व करके ये 1.096 कुछ आता है ना। उसको हमने एक नाम रखा है, क्या? साइंटिस्ट को नाम देना था शायद, इसलिए यहां तक की बात कर रहे हैं। आर का नाम क्या है यहां पर? रिडबर्ग जो है, बोर का कोई दाहिना हाथ रहा होगा, उसने काफी मेहनत की होगी बोर के एटॉमिक मॉडल को पेश करने में, तो उसका नाम कई जगह दिया गया है। ये जितना भी सॉल्विंग है उसका नाम क्या रख दिया गया है? आर। क्या ये बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं? अब चलो इन जनरल लिखना चाहूं, इन जनरल ऑल एटम, चलो ऑल एटम लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा? RZ² 1/n स्मॉल स्क्वायर माइनस 1/n ग्रेटर स्क्वायर। ऐसा ना यार, मैं हाइड्रोजन पे इसलिए डब्बा मार रहा हूं क्योंकि बोर ने मारा है, तो क्या बोर का समझ गए तो इसका हम समझ गए यार, इसका भी ऐसा बनेगा। कोई दिक्कत है भाई? ये अब टॉपिक को जबरदस्ती खींचा जा रहा है क्योंकि बोर ने खींचा है। उसके साइंटिस्ट जो है दुखी हो गए थे। रिडबर्ग का नाम 2 बार आ गया तो उसके जो और भी साइंटिस्ट, सब साइंटिस्ट, जूनियर साइंटिस्ट थे, सब एकदम बिल्कुल लड़ पड़े थे कि रिडबर्ग का 2 बार नाम आ गया, हमारा नाम कहीं नहीं आया। बिल्कुल एकदम बाइकआउट हो गया था, बाइकआउट बोर ऐसा कुछ। तो नील्स बोर ने कहा कि चलो टॉपिक को थोड़ा और खींच देते, इनको भी नाम दे देते, इसलिए टॉपिक को जबरदस्ती खींचा जा रहा है। तो उसके 4-5 साइंटिस्ट थे जो पेचकस उठा के देते थे, उनका कोई और बड़ा काम ही नहीं था। उन्होंने भी कहा हमको भी नाम चाहिए, तो उन्होंने कहा अभी देते हैं, रुक जाओ। हाँ भाई, ये साइंटिस्ट के नाम है, तुम्हें क्या लगता था ये अच्छा लग रहा है इसलिए? तो देखो यार, इस फॉर्मूले में मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि R की वैल्यू 1/912 एंगस्ट्रॉम होती है। R की वैल्यू, इसको भी यूज करोगे ना तो बहुत फायदा होगा। R की जगह 1/912 एंगस्ट्रॉम लिखोगे तो लैम्डा का आंसर सीधे सीधे किस में आ जाएगा? एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। और दूसरा भी एक वैल्यू आता है, वो लिखने की जरूरत नहीं, वो R की होती है। ये 1/R की वैल्यू है, यानी एक तरह से 1/R की वैल्यू कितनी होती है? 912 एंगस्ट्रॉम 1/R की वैल्यू। उससे फायदा क्या है? लैम्डा सीधे सीधे किस में निकल आएगा? एंगस्ट्रॉम में निकल आएगा अगर कोई रखना चाहे तो। ये फायदेमंद है। जब कभी कोई पूछे जैसे कि सेकंड से 4th ऑर्बिट के लिए लैम्डा बताओ, तो तुम यहाँ 2 डालोगे, यहाँ 4 डालोगे, यहाँ 1/2
912 डालोगे तो उससे जो लैम्डा आएगा वो सीधे सीधे किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। बात समझ गए यार, ये डेटा काम का है, जहां जहां डेटा काम का है मैं उतना ही बता रहा हूं, जिसके बिना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जो मान के चला जाता है शायद तुमने कभी ना कभी पढ़ा होगा। अब मुझे बताओ, कहीं से भी 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, कहीं से भी जब 1 में आएगा, है ना, तो उसमें 2 से 1 जरूर इन्वॉल्व होगा, नहीं, और 2 से 1 एक बड़ी एनर्जी का डिफरेंस था। कहीं से भी 2 में आएगा तो उसकी एनर्जी रिलेटिवली कम होगी। क्यों? क्योंकि यार यहां जाने का मतलब वो 10.2 का बड़ा डिफरेंस पार करके आना, यहां पे कम ही होता है, 1.9 होता था, यहां आना और कम। तो यार उसने सोचा कि क्यों ना जो एटम से निकलने वाली एनर्जी है, रेडिएशन है, ये फोटॉन सब एटम से निकलते हैं, तो उनको हम कैटेगरी में बना दें, साइंटिस्ट के नाम वाला झंझट भी खत्म हो जाएगा और थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक कम एनर्जेटिक वाला झंझट भी सुलझा देंगे। तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रेडिएशन कब निकलेगा? जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से 1 में आएगा। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के बीच में सबसे बड़ा अंतर होता है, जब कहीं से भी 1 में आएगा तो वो एनर्जी बहुत बड़े लेवल की होगी, नहीं, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन की एनर्जी होती है, और उससे निकले हुए जो वेवलेंथ होंगे उनको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का मतलब कि बहुत सारे वेवलेंथ होंगे, 2 से 1 का अलग, 3 से 1 का अलग, 4 से 1 का अलग, तो जितने लैम्डा निकलेंगे हम बहुत सारे आंसर निकाल सकते हैं। इसी में यार एन डालते जाओ, लैम्डा निकलते जाएंगे। एन स्मॉल हमेशा क्या रखना है? 1, क्योंकि 1 में आना है। लार्जर कुछ भी हो सकता है। तो यार एन स्मॉल जब 1 हो जाएगा, एन स्मॉल 1 हो जाएगा, एन स्मॉल 1 हो जाएगा, और एन ग्रेटर इनमें से कुछ भी हो सकता है, नहीं, और वहां डाल दो तो लैम्डा के बहुत सारे आंसर आएंगे। उन सारे रेडिएशन को लाइमन सीरीज का रेडिएशन बोलते हैं, और वो किस रीजन का होता है? ये सब अल्ट्रा वायलेट रीजन का होता है। अल्ट्रा वायलेट जो वायलेट से भी ज्यादा एनर्जेटिक होता है। कहीं से भी 2 में ट्रांजिशन होगा, मतलब एन स्मॉल क्या हो गया? 2। एन ग्रेटर कितना हो सकता है? 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। एन ग्रेटर यहां 2, 3 कुछ भी हो सकता था, नहीं, इसमें जो एनर्जी निकलती है वो विजिबल, विजिबल मतलब वायलेट से कम और रेड से विजिबल, विजिबल का मतलब दिखाई देने वाली रेडिएशन, यानी जो एलईडी बनती हैं उनमें ऐसी ही कोई एनर्जी निकलती है। खैर उसका कॉन्सेप्ट अलग है, बट ऐसी ही कोई एनर्जी निकलती है। कहीं से भी 3 में आएगा, इंफ्रारेड। विजिबल से कम एनर्जी जो होती है वो किसकी होती है? इंफ्रारेड। और फिर ये सारे क्या हैं? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड लाइमन सीरीज, लाइमन उनके खास साइंटिस्ट का था, ये कम खास, ये और कम खास। ये झाड़ू पोछा लगाते होंगे, लेकिन डिमांड करी थी नाम देना है तो दे दिया। लाइमन, बामर, पाशन, फोन, एक और होता है हम्फ्री, हाँ, मतलब और कम एनर्जी का इंफ्रा। फार इंफ्रा से मतलब और कम एनर्जी का इंफ्रारेड, बहुत इंफीरियर बातें। तो ऐसे जाके साइंटिस्ट जाके शांत हुए, ये है स्ट्रेटजी उनकी। तो मैं यहां सबके फार्मूले लिखूं क्या? बता, लाइमन सीरीज के लैम्डा कैसे निकालोगे? 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर जेड, नहीं भाई, ये सारी जो सीरीज हैं हाइड्रोजन के लिए है, तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, और ये एन क्या क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। मैं एक आध निकाल दूं क्या? बामर में क्या होगा? 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो ये एन क्या हो सकता है? तो ऐसे बहुत सारे आंसर ला सकते हैं। क्या समझ रहे हो यार कैसे खुश किया गया था? बस एक चीज और है, पूरा कर लो, 5 मिनट और लगेगा, थोड़ा इसका 5 मिनट का मैं ब्रेक दे दूंगा, 10 मिनट का। थोड़ा सा बस और है, वो बहुत इजी चीज है, मैं बता देता हूं। उसके बाद तुम्हारा होमवर्क तुम्हारा प्रॉपर हो जाएगा ना। हाँ, अच्छा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब एटम खाता है। एमिशन स्पेक्ट्रम
जब एमिट करता है। चलो, इनकी कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं, मैं अगली क्लास में थोड़ा डिक्टेट कर दूंगा। एक बात मैथमेटिकल है, वो मैं अभी बता देता हूं। मुझे बताओ, n बराबर 4 से एक इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में था और वो ग्राउंड में आना चाहता है। कहाँ आना चाहता है? ग्राउंड में। तो वो ज्यादा से ज्यादा कितने फोटोन निकाल सकता है? भाई, ये इलेक्ट्रॉन 4 से 3 में आए, एक फोटोन निकाल दे। 3 से 2 में आए, दूसरा निकाल दे। 2 से 1 में आए, तीसरा निकाल दे। ज्यादा ज्यादा कितने फोटोन निकाल सकता है? 3। जब 4 में है तो 3 निकाल सकता है, 3 में होता तो 5 में होता तो, यानी कुल मिला के जिस ऑर्बिट में है उससे एक कम, यानी इसका आंसर होगा n-1। ये ध्यान रखना है, इन केस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन या सिंगल एटम। ये एटम बोले इलेक्ट्रॉन बोले, मतलब यही है। एटम का ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। ये कुछ ऐसी बात है कि हमारे बच्चे की तरक्की हो गई तो उनका घर आज बड़ा खुश है, तो बच्चा भी खुश है और घर भी खुश है, तो घर कोई चीज नहीं होती। तो एटम का एक्साइटमेंट होना, एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है इसको, जब ऊपर जाता है। नीचे आता है तो उसको कह सकते हैं डी एक्साइटेशन बोल सकते हैं, या ऊपर से नीचे आना, लोअर एनर्जी स्टेट में आना। अगर एक एटम है तो वो ज्यादा से ज्यादा कितने फोटोन निकाल सकता है? n-1। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, चलो मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बल्क ऑफ एटम्स हैं, यानी हर इलेक्ट्रॉन के पास अपनी अपनी आजादी है कि वो कुछ करना चाहे वो कर सकता है। तो बताओ, वो अगर n बराबर 1 में आना तो ये ज्यादा से ज्यादा कितने निकाल सकता है? 3। एक संभावना तो यही है। क्या एक इलेक्ट्रॉन 2 निकाल के आ जाए? नहीं संभावना है। क्या एक इलेक्ट्रॉन पहले इधर आए और फिर इधर आए? ये संभावना नहीं है। क्या एक इलेक्ट्रॉन सीधे नीचे आ जाए? ये संभावना नहीं है। तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो संभावनाएं भी बहुत सारी होंगी। तब मैं कहता हूं बल्क एटम का ट्रांजिशन। मुझे बताओ, इसमें n बराबर 4 से मैंने बात n बराबर 1 में पहुंचाने का एग्जांपल लिया है, तो कितने डिफरेंट फोटोन हैं? डिफरेंट फोटोन उनको कहा जाएगा जिनकी एनर्जी अलग है। तो क्या एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, 3 फोटोन तो ये हो गए। ये डिफरेंट है या सेम है? अरे देखो, ये तो हो चुका है। ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला हो चुका है, हो चुका है। ये वाला तो बताओ, 4 था तो कितना आंसर आया? 6। तो पूछा जाए 5 होता थोड़े और मुश्किल आंसर आएगा, 3 होता तो थोड़ा आसान आएगा। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, इस पर दिमाग नहीं लगाना, बस हाँ ये समझ लो बहुत सारा आएगा। तो नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या है? n-1 अपॉन 2। फॉर्मूला रट गया? मैं एग्जांपल बता देता हूं। 4 -1 3 डिवाइड बाई 2, कितना आंसर आ गया? 6। जरा देखो इसका आंसर 6 था कि नहीं? बस ऐसे काम कर रहा है। 2 तरह के क्वेश्चन है, एक एटम का अलग है। तो अभी ऐसा है कि थोड़ा बहुत 10-15 मिनट जो बातें होंगी मैं अगली क्लास में बताऊंगा, बट अगली क्लास से पहले तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चंस अब ट्राई करना है कम से कम।